This is the next part of the statistical inference under the classical theory, and the third part, that is the method of minimum variance. The previous parts of the classical theory available on the channels and the link available under the description box. So those students who don't check it out, kindly check it out, and after that you will enter into the method of minimum variance. Method of minimum variance is based on the T is the factor, major factor, where the values are proportion to the sample size of the population from 1 to n. So the first condition is कि जब भी आपने T लेना है वो अनबायस्ड होना चाहिए, कि रैंडम वेरिएबल्स के साथ इजीली डील कर पाए ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए. सो द सेकेंड कंडीशन इज कि मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर जब भी लेना है तो हमने सपोज करके चलनी है वैल्यूज x1 से लेके xn तक, क्योंकि अनबायस्ड है तो t आपको पहले ही सैंपल साइज के लिए बोल रहा था कि n तक जब लेना है आपने तो अनबायस्ड इसीलिए लेना है ताकि रैंडम वेरिएबल सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशंस उठाए जाए विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमने लास्ट वाले पार्ट में किया था, उधर से भी आप देख सकते हो, इसका पूरा ट्यूटोरियल उसमें अवेलेबल है. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास है फंक्शन ऑफ x, थीटा. ये हमने एक पार्ट लिया है एंड सेकंड पार्ट क्या लेना है, हमने इसी का थीटा कैप ले लो और वही वैल्यूज जो भी हमने t की बात की थी कि t इज डिपेंडेंट ऑन द x1 से लेके xn तक बी एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा. सो प्रूव क्या करना है हमने मिनिमम वेरिएंस में कि थीटा कैप और इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू जब भी आए तो ये जो है अनबायस्ड होनी चाहिए, डिपेंडेंट हो लेकिन इंडिपेंडेंट भी चलनी चाहिए. सो इसमें ही फर्स्ट कंडीशन में हम कर रहे हैं कि इफ एफर्ट ऑफ द थीटा कैप इज इक्वल्स टू थीटा, देन थीटा कैप क्या होना चाहिए, अनबायस्ड, किसी भी रैंडम वेरिएबल्स के साथ चलता होना चाहिए. और अब वो बात कर रहा है कि इफ इट इज द वेरिएंस, वेरिएंस के साथ ये बात करे कि थीटा कैप कैसे चलेगा, कैसे मिनिमम वेरिएंस पे हम आएंगे कि कम से कम वेरिएंस निकले, हमारा वैल्यू जो वेरिएंस की आए वो बहुत कम आए. तो आपने क्या करना है कि लेस देन द वेरिएंस ऑफ एनी अदर एस्टिमेटर, आपने जो वैल्यू यहाँ पे लेनी है ना उसको डिपेंडेंट करवाना है फर्स्ट स्टेप के साथ ही, इसकी रैंडम वैल्यूज के साथ ही आपने काम करना है. मतलब जो वैल्यूज आपको पहले मान लो 1 2 3 दी गई हैं, आप यहाँ पे आके 4 5 6 के साथ बात कर रहे हो तो पहले आपको इसकी रेशो निकालनी पड़ेगी कि रेशो एक्चुअली में क्या आ रही है, जो पॉपुलेशन है वो किस पार्ट पे डिपेंडेंट कर रही है, कितनी परसेंटेज पे है. तो जो इसकी आएगी ना, फॉर एग्जांपल की इसकी हमारे पास 20% आ जाती है तो इसकी हमेशा ही वो लेस देन निकालने की कोशिश करेगा या फिर उससे डबल भी निकल सकती है. ये स्टेप्स हमेशा ऐसे ही घूमते रहेंगे जब तक कि रैंडम वेरिएबल एक एग्जैक्ट पार्ट पे मिनिमम वेरिएंस पे नहीं पहुंच सकता. और दस ये यही प्रूव करती है ये मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस कि थीटा कैप जो है वो मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड होना चाहिए एस्टिमेटर ऑफ थीटा के ऊपर. मतलब जो थीटा की वैल्यू हो उससे मिनिमम वेरिएंस पे ये रैंडम वेरिएबल कभी भी उठा सके और उसके साथ वो बात कर सके. अब मैं अगर इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को आपको समझाऊंगी तो इजीली समझ आ जाएगा. दिस इज द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द मिनिमम वेरिएंस. मिनिमम वेरिएंस का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट. इसको मैंने बहुत सिंपलेस्ट पाथ से डेवलप करके आपको बताया हुआ है, विदाउट एनी फॉर्मूला भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो. हमारा न्यूमेरिकल है द इन्वेस्टर हैज 2 पोर्टफोलियोज. द पोर्टफोलियोज आर पोर्टफोलियो एक्स एंड पोर्टफोलियो वाई, नोन टू बी ऑफ द मिनिमम वेरिएंस. उसने बोला कि मिनिमम वेरिएंस इसने सेट किया हुआ है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टू विद द थ्री सिक्योरिटीज, दैट इज द ए बी एंड सी. ठीक है, यही इसने दिया हुआ है. इसमें इसने पहले ही आपको मिनिमम वेरिएंस दिए हुए हैं, थीटा और थीटा कैप की वैल्यूज ऑलरेडी निकली हुई हैं. ये शाम को देख के पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या क्या रहा है. इसमें उसने पहले ही दे दिया है कि मैंने मिनिमम वेरिएंस के ऊपर सेट करनी है पॉपुलेशन, बट मैंने आपको रैंडम वैल्यूज भी दे दी हैं. अब हमने क्या करना है कि इसको जब मिनिमम वेरिएंस पे लेके जाना है तो हमने यहाँ पे जो सपोज इसने किया हुआ है, इसने बोला हुआ है कि जब भी आपने प्रॉफिट की बात करनी है या मान लो ये शेयर स्टॉक्स होल्डर्स की बात कर रहा है, इन्वेस्टर की बात कर रहा है ना, ये इन्वेस्टमेंट की हुई है. इन्वेस्टमेंट जब इसने की है देखो तो पोर्टफोलियो एक्स में 0.30% फायदा हुआ है, देन बी को 0.40, देन सी को जो है 0.30.
इसका देखोगे तो 20 है, फिर बड़ा है आपका, फिर कम हो गया, इसमें कम था, बड़ा, फिर कम हो गया। ठीक है, ऐसे इन्वेस्टमेंट में जब होता है ना कि आप स्टेक होल्डर्स में शेयर अच्छी तरह से डील नहीं कर पाते, तो ये बिजनेस जो है कभी कभी डाउनफॉल पे भी चले जाते हैं। ये वही चीज है। रिस्ट्रिक्शन ये लगाई हुई है कि आप जितनी मर्जी सेल करो, जितना मर्जी शेयर लगाओ, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 30% तक ही लगाना है, 40% तक ही लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि अगर वेट हर स्टॉक का पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है 5000 इन द पोर्टफोलियो एक्स, मतलब इसमें वो 5000 रुपए लगा रहा है और वो कह रहा है कि 3000 रुपए ये पोर्टफोलियो वाई के ऊपर लगा रहा है। रिस्ट्रिक्शन कोई थी ही नहीं, तो जितने मर्जी पैसे लगा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है कि 10,000 से ऊपर लगाने हैं, 10,000 से आपने नीचे नहीं लगाने, ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है, उसने पहले ही बोल दिया हुआ है। सो यहाँ पे जब 5000 रुपीज इसने लगाने हैं, इस पे 3000 लगाने हैं। अब सेकंड कंडीशन में क्या वो बोल रहा है कि जब ये काम आप कर लोगे तो उसके बाद सपोज करना है कि आपने इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्ट किए हैं ₹4000 एंड ₹8000 इन सिक्योरिटी ए, इसके ऊपर है, एंड आपने बताना है कि बी और सी के बीच में पोर्टफोलियो को कितना मिनिमम वेरिएंस सेट मिल रहा है। इसमें तो उसने पहले ही सब कुछ निकाल रखा है, तो इसको हम पार्ट वाइज करते हैं। दिस इज द पार्ट 1। पोर्टफोलियो था हमारे पास एक्स एंड वाई, एंड दीज आर द वैल्यूज कहाँ से डेवलप हुई हैं। देखो 5000 जो 0.30 के साथ आप परसेंटेज निकालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1500। सेम एज विद द 0.40 के साथ भी 5000 एंड 0.30 के साथ भी 5000 करके निकालोगे तो आपके सामने वैल्यूज आ जाएंगी 1500, 2000 एंड 1500। जो दूसरी वैल्यू है सेम हमारे सम के ऊपर ही डिपेंडेंट करती है ना, सामने जो वैल्यू दे रखी है 0.20, 0.50 एंड 0.30। इसका पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग टू था कि 3000 के साथ आपने इसको करना है, मतलब 0.20 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 100 करोगे तो आपको ये वैल्यू 600, 1500 एंड 900 मिलेगी। उसके बाद इसने बोला था कि दोनों का वेट बताओ कि ईच स्टॉक का कितना आ सकता है अगर ये 5000 और 3000 रुपए लगा रहे हैं। तो हमने टोटल वेट बताना है। टोटल इसको जब आप पहले इनको टोटल करोगे तो टोटल आ जाएगा हमारा इसका 2100, 3500 एंड 2400। उसने आपको हिंट भी दिया है कि व्हाट वुड बी द वेट फॉर ईच स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड बाय, फॉर ईच स्टॉक मतलब जितने भी स्टॉक लगाए हैं उसका टोटल लगाओ, मतलब 5000 प्लस 3000, 8000 भी लेके चलना है आपको, बट उसके टोटल के साथ। टोटल बाय वेट जब हम करेंगे 2100 बाय 8000, 3500 बाय 8000 एंड 2400 बाय 8000, तो हमारा मिनिमम वेरिएंस जो अब आएगा वो आएगा पोर्टफोलियो दोनों का मिला के, इसका आ रहा है 0.2625, मतलब 26 आप ले सकते हो। इसका आ रहा है 0.4375, ये बड़ी है वैल्यू, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 0.44। इसका आ रहा है एग्जैक्ट 0.30। तो रेशो क्या आ रही है हमारी 0.26 रेशो 0.44 एंड 0.30। अब जो गिवन मिनिमम वेरिएंस उसने दिया था, अगर उसको आप ध्यान से देखोगे तो 0.20 हमारी रेशो आई है 26 रेशो 0.44 एंड 0.30। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मिनिमम वेरिएंस इसने 0.30 ही ले रखा था, और सॉल्व करने के बाद भी हमें ये आइडिया मिल रहा है कि जो वेट सी है ना उसकी वैल्यू हमेशा 0.30 पे ही रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती। चाहे इसको कलेक्टिवली निकाल लो, चाहे इसको इंडिविजुअली निकाल लो, चाहे रिस्ट्रिक्शन में ना निकालो, चाहे डायरेक्टली आप प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग टू अनबाउंड रिलेशन को बिना किसी फॉर्मूले के लेते हुए भी आप निकालोगे तो आपको वैल्यू फिर मिल जाएगी। ये हिंट आपको यही मिल गया है कि सेकंड पार्ट में जो वैल्यू आनी है हमारी सी की वो 0.30 ही आनी है, इससे ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये हिंट इसने सामने आपको अभी दे दिया। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टर लगा रहे हैं पैसा 4000 एंड ₹8000 इन सिक्योरिटी ए, एंड हाउ ही विल एलोकेट बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी बी एंड सी। इनके बीच में बैलेंस कैसे कर रहे हैं और कैसे मिनिमम वेरिएंस जो है वो हमारा प्लग इन हो रहा है। ये देखो, अब मैं पोर्टफोलियो इसकी बात करूं तो ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है हमारे पोर्टफोलियो में, जो स्टार्टिंग पे पोर्टफोलियो दिया गया है ना उसमें ये गिवन है 0.30, 0.40, 0.30, 120, 0.50 एंड 0.30। अब इसने आपको बोला है कि सिक्योरिटी जो वो पैसा लगा रही है वो अलग चीज बोली है कि 4000 एंड 8000 लगा रही है और आपने बैलेंस निकालना है।
बैलेंस की तरफ जब आप चलोगे तो बैलेंस कैसे निकलता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो बनता हमारा 0.10%। ये तो देखो ये तो हो ही मिल गया, इसकी तो बात पहले ही खत्म हो गई कि आंसर हमें आधा मिल ही चुका है। सो इसको जब हम निकालेंगे 0.10 डिवाइडेड बाय 0.30, मतलब यहाँ पे WA का A के ऊपर उसने कहा है ना डिपेंड करो, तो B और C उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। C का तो बात ही खत्म हो गई, ये डिपेंड कर ही नहीं सकता क्योंकि ये नील हो चुका है। अब बची बात B की कि हम B के साथ बैलेंस निकालेंगे तो B की वैल्यू हमें क्या मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, जो वो कह रहा है कि अगर टोटल हमने इतना पैसा लगाया है, टोटल पैसा जो लगना था वो लग चुका हुआ है पहले ही, तो उसने सिर्फ आपको हिंट दिया है कि अगर हम इकट्ठा पैसा लगा रहे थे तो क्या था और अगर अलग लगा रहे थे तो क्या था। तो पैसों को हमने अब दोबारा नहीं निकालना इस पार्ट में, हमने सीधा ही सिक्योरिटी फीचर की तरफ, बैलेंस की तरफ चलना है कि कितना आता है। सो इसको देखोगे तो 0.30 और 0.40 में भी देखोगे तो 10 का ही डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों को देख लो, इन दोनों को देख लो, तब भी 0.10 का ही डिफरेंस है। मतलब डिपेंडेंसी भी चेक कर सकते हो और इधर से भी चेक कर सकते हो, सेम मिलेगी। आपने इसको पहले इसके साथ डिवाइड करना है क्योंकि ए ने ही बी के ऊपर सिक्योरिटी का बैलेंस निकालना है ना, तो पहले ये होगा डिवाइडेड बाय 0.30 इंटू 100 एंड फिर ये वाला वेट होगा 0.40 इंटू 100। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी सिक्योरिटी ए की 33% एंड 25%। और अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी ए जब डिक्रीज कर रही है, मतलब जब वो डिक्रीजिंग फिगर पे है ना, ये देखो 0.30 डिक्रीज कर रहा है, 40 इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीजिंग थी ना वैल्यू, ये डिक्रीजिंग थी। ए डिक्रीज कर रहा है जब, तो उसकी वैल्यू आ रही है 33.33%, और जब बी इंक्रीज कर रहा है वैल्यू 0.10 के साथ तो उसकी वैल्यू आ रही है 25%। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया ना, बैलेंस दिख रहा है ना हमें इसमें भी कि ये पार्ट है। और एज पर द गिवन क्वेश्चन रिवाइज्ड वेट ऑफ द सिक्योरिटी उन्होंने हमें दे रखा है 0.50। 0.50 क्या है रिवाइज्ड वेट ऑफ द सिक्योरिटी, आप खुद देखो। एंड एज पर द गिवन क्वेश्चन रिवाइज्ड वेट ऑफ द सिक्योरिटी ए हमें मिल गया है अब, दैट इज द 0.50। मतलब डिक्रीज हो रहा है तो वो जा रहा है ना 33.33% के ऊपर। और अगर इनका काउंट हम चेक करते हैं तो ये बढ़ के कहाँ तक जा रहा है, देखो 30, 20, मतलब ये देखो ना 20, 30, 40 एंड 50 बढ़ेगा तो कहाँ तक जा सकता है, 0.50 तक ये इंक्रीज हो सकता था, बट ये डिक्रीज हो गया उल्टा, क्योंकि इसके पास स्टॉक वैल्यू में वैल्यूज मिनिमम वेरिएंस पे कम थी तो ये इसके ऊपर आ गया है। सो सिक्योरिटी बी ने इंक्रीज करके भी अपना स्टॉक, ये देखो इंक्रीजिंग वैल्यू थी इसकी इंक्रीजिंग थी ना, फिर भी इसका पार्ट जो है वो डिक्रीजिंग पे चला जाता है। वैल्यू देखेंगे तो मिनिमम वेरिएंस पे आ जाता है। अगर ये इंक्रीज भी कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये छोटी वैल्यू पे था फिर भी इससे बड़ी वैल्यू आई है, तो रिवाइज्ड वेट हमें क्या मिल जाएगा कि ये 0.50 पे डील जब करेगा तो ये भी एक चेंजिंग पोजीशन पे आ सकता है। अब हम देखते हैं कि रिवाइज्ड वेट जब निकालना है तो चेंज क्या आएगा इसके अंदर। चेंज ये आएगा कि जो इसके अपने वेट है 0.20 डिवाइडेड बाय 0.30 इंटू 100 हम करके देखेंगे, क्योंकि हमें इसका भी मिनिमम वेरिएंस निकालना है और ये कितना डिक्रीज होके कहाँ तक वैल्यू लेके जाएगा वो भी हमें इससे मिल जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू आएगी 66.67%। देखो डिक्रीज होके वैल्यू आई थी 33.33 और ये अगर डील करोगे तो ये एग्जैक्ट इसकी डबल वैल्यू है। देख लो डबल वैल्यू है ना, 66.67 तक आ रही है, इवन इसकी डबल वैल्यू आ जाती है अगर वो स्टॉक मिनिमम वेरिएंस आपको लगता है ना कि मिनिमम पे था तो ये मिनिमम रहना चाहिए था, ये मिनिमम नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ देख के टेबल यही लगता है ना, देख के टेबल यही लग रहा होगा बच्चों को भी कि ये इसकी वैल्यू सबसे कम आ सकती है क्योंकि ये कम है, फिर इसकी आ सकती है, फिर मतलब पहले इसकी आ सकी आएगी फिर इसकी एंड फिर इसकी। अभी आप देख लो ये लाइन से बाहर निकल चुका है, ये 0.30 पे ही खड़ा हो गया है, ठीक है ना। इसका अभी हमें मिल नहीं रहा कंप्लीट कि वेरिएंस मिलना क्या है, तो हमें जो मिला है वो यही मिला है कि इसको 0.50 के साथ बी डील हमेशा करना पड़ेगा क्योंकि इसका टोटल भी 50 ही आ रहा है और ये कहाँ तक बढ़ के जा सकता है, प्लस करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है 0.50 तक, तो ये भी हमें मिल गया है कि ए का जो वेट है वो 0.50 होगा। अब बच रहा है हमारा बी का हमने बैलेंस निकालना है कि अगर ये इन वैल्यूज के साथ 25% पे इंक्रीज करता है तो इससे भी कम अगर वैल्यूज होती हैं तो क्या कोई फर्क पड़ता है इसको।
अब हम कंडीशन ले रहे हैं कि जब सिक्योरिटी का पार्ट हमारा है ना, कि सिक्योरिटी ए जो डिक्रीज कर रही है 33.33% के साथ स्टार्टिंग में की थी, तो वैल्यू आई थी 25%। अब जब हमने उसी को डिक्रीज किया है सिक्योरिटी को कि इसकी 50% पार्ट के साथ इसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो वैल्यू आ गई है 66.6%। मतलब हमें अब और पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। देखो ए की, तो बी की जब वैल्यू निकालनी है तो हमने करना क्या है, जो इसका 50% पार्ट था उसके 40% पार्ट के साथ डील करेगा, जो कि वेट ऑफ बी में ऑलरेडी बची यही रहा है 0.40। तो आपने पीछे जाना है, आगे नहीं जाना। अब आगे कोई वैल्यू है ही नहीं, 60 या 70 देखो है ही नहीं है। 30-20 का काम इसका खत्म हो चुका है, ये 0.50 पे डील कर चुका है, ये इससे नीचे जा नहीं सकता। ये 0.30 पे डील कर चुका है, ये भी इससे नीचे नहीं जा सकता। इसका भी हमारे पास 25% है, इसका भी नीचे जा सकता है क्योंकि हमने इसके साथ भी डीलिंग नहीं की है। तो 0.40 से हम पीछे जाएंगे, 0.50% ऑफ 40%, 40 की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास वेट आ जाएगा 0.20। तो जो वेट ऑफ सिक्योरिटी हमारे पास आएगा अब वो बी का आ रहा है 0.20 एंड सी का आ रहा है 0.30। सो रिवाइज्ड वेट हमारे पास आ गए हैं। 0.50 भी हमें पहले मिल गया था, 0.30 ने हमें पहले पार्ट पे हिंट दे दिया था, और ये सबसे मिनिमम है। अब आप सम देख के आइडिया नहीं लगा सकते थे ना कि ये मिनिमम वेरिएंस पे डील करेगा, अब कर गया है डील, अब आपको समझ आ गई होगी। सो आप ये वाला ट्यूटोरियल अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, और फिजिकल क्लास में भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। सो द नेक्स्ट पार्ट जो होगा बेजियन थ्योरम का, वो भी आपको वीडियो ट्यूटोरियल कल मिल जाएगा, आप उसको अच्छी तरह से डील कर लीजिएगा। थैंक यू।